आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। 2028-29 के लिए यूएनएससी में आर्जी रुकनियत के लिए भारत की इंतखाबी मुहिम शुरू। यूएन चीफ से मिले वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, दुनिया के सामने रखा भारत का शांति विजन। नई दिल्ली में आज से शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025। टेक्सटाइल के वजीर गिरिराज सिंह ने कहा, भारत टेक्स से एक्सपोर्ट को मिलेगी नई उड़ान। दो 2020 में दिल्ली फसादात के दौरान अंकित मिश्रा कत्ल केस में अदालत का बड़ा फैसला। अंकित शर्मा कत्ल केस में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन समेत 4 अफराद कसूरवार करार, सजा के लिए बहस की तारीख का इंतजार। यूएई के 2 टैंकरों पर ईरान के हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत, 6 दीगर जख्मी। यूएई ने बैन अल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी दिया करार। खेलों में आज देर रात होगा फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। मुसलसल तीसरे फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगा फ्रांस। वहीं 2010 के बाद फिर से चैंपियन बनने की राह पर है स्पेन। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 रोजा दौरे पर ब्रसल्स जा रहे हैं, जहां वो तीसरी इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे और यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हम मनसब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बढ़ते हुए माशी और स्ट्रैटेजिक ताउन की अक्कासी करता है। वो यूरोपीय ब्लॉक के साथ 2 तरफा तिजारत और तकनीकी ताउन को फरोग देने वाले उमूर पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। और इससे कबल वजीर खारजा ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मिलकर खुशी हुई। मगरबी एशिया, यूक्रेन और सूडान समेत आलमी हालात और तरक्की पर तबादला ख्याल हुआ। भारत और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान बायमी ताउन की अहमियत और ताकत का भी एतराफ़ किया गया। इसके अलावा भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल करने के मकसद से पीर को अपनी रस्मी तशहीरी मुहिम का आगाज किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक ख़ुसूसी तक़रीब के दौरान अमन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल 2028-29 के लिए भारत उसूल, इत्माद और वफादारी मुहिम का आगाज किया। इस तक़रीब में अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक के मुस्तकिल मंदूबीन, सिफारतकार और आला हुक्काम मौजूद थे। भारत ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तई उसका नजरिया अमन के तसव्वुर पर मबनी है, जिसका मतलब उसूलों, इत्माद और वफादारी के जरिए हिमजहत तरक्की को यकीनी बनाना है। इससे कबल भारत साल 2021-22 की मुद्दत के लिए सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है। साल 2028-29 की मुद्दत के लिए इंतखाबात आइंदा साल जून में होंगे, जहां एशिया बहरुल काहिल ग्रुप की वाहिद नशिस्त के लिए भारत और तजाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। For a world in disorder, one civilization has always answered with a single word. Guided by Shanti, India's candidature for 2028 to 2029 rests on 6 priorities. 3/4 of humanity lives in the global south. India makes sure they are heard and that their priorities shape the global agenda. As the world changes, its institutions must change with it. India works to reform them from within and to bridge divides.
Nearly 300,000 Indians have served under the UN flag. India is shaping the peacekeeping of the future, and it is led increasingly by its women. Artificial intelligence must serve humanity, not endanger it. India leads the call to guard against the misuse of AI, keeping it human-centric, inclusive, and safe by design. Development, security, and prosperity flow through the seas. India stands for a free, open, and rules-based maritime order, and is first to respond when the ocean turns turbulent. Terrorism knows no border. Neither does India's resolve to choke the money that fuels it. India believes the world is one family. For the global South, for a rules-based order, for a future built on trust. This is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. A reformed, representative, and results-driven Security Council needs a voice of the Global South at the table. We ask for your vote. India for the United Nations Security Council 2028 to 2029. और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज से 15 जुलाई तक बेल्जियम के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे, जहां वो भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन को मजीद मजबूत करने के लिए कई अहम मीटिंगों में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीयूष गोयल तीसरी इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की वजारती मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। इस मीटिंग में तजारती सहूलियात, नई टेक्नोलॉजी, माशी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा वो यूरोप के अहम लॉजिस्टिक हब एंट्रोप बंदरगाह और एंट्रोप वर्ल्ड डायमंड सेंटर का भी दौरा करेंगे, ताकि माल बर्दारी, ग्रीन लॉजिस्टिक्स और हीरे के आलमी कारोबार का जायजा ले सके। दौरे के दौरान पीयूष गोयल यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल के सदूर, बेल्जियम के वजीर आजम और बेल्जियम के नायब वजीर आजम डेविड क्लारेनवाल समेत कई आला यूरोपीय रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। और इससे कबल अपनी गैर मुल्की यात्रा के पहले मरहले में पीयूष गोयल ने स्पेन में वहां के पहले नायब वजीर आजम और मईशत, तिजारत और कारोबार के वजीर कार्लोस कोएप्रो से मुलाकात की। इस अहम मीटिंग में भारत और स्पेन के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी ताउन बढ़ाने के साथ साथ काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन जैसे शोबों में ताउन को नई रफ्तार देने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान भारत और यूरोपीय यूनियन के आजाद तिजारती मुआहदे के हवाले से भी ख्यालात का तबादला हुआ। अगली खबर लद्दाख से। मरकजी इंतजाम वाले इलाके लद्दाख में जमहूरियत और मकामी निज़ाम हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। लद्दाख इंतजामिया ने ऐलान किया है कि अब लद्दाख के तमाम 7 अजला में LAHTC यानी लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल कायम की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अप्रैल 2026 में लद्दाख के अजला की तादाद 2 से बढ़ाकर 7 कर दी गई थी, जिनमें लेह, कारगिल, शाम, नब्रा, चांगथांग, जंस्कार और दराज के नाम काबिल जिक्र हैं। अब तक सिर्फ लेह और कारगिल में ये कौंसिलें काम कर रही थीं, लेकिन अब हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम 7 अजला में कौंसिलें बनाई जाएंगी और इन सबको बराबर के हुकूक हासिल होंगे। इन कौंसिलों को जमीन के अलॉटमेंट, मुलाजमतों, मकामी टैक्सों, तरक्याती मंसूबों, सेहत, तालीम और सियाहत जैसे अहम मामलात पर फैसले करने के हुकूक हासिल होंगे।
اس کے علاوہ لداخ کے لیے آئین کی دفعہ 371 کے تحت مرکزی انتظام والے علاقے کی سطح پر ایک خصوصی ادارہ بنانے کی بھی تجویز ہے جسے قانون سازی اور انتظامی اختیارات دیے جا سکتے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق پنچایتی راج کا نظام پہلے کی طرح سے ہی کام کرتا رہے گا۔ اس طرح لداخ میں دیہی سطح پر پنچایتیں، ضلعی سطح پر پہاڑی کونسلیں اور ریاستی سطح پر مجوزہ نئے ادارے، یہ تینوں مل کر مقامی ضروریات کے مطابق ترقی اور عوامی شراکت کو یقینی بنائیں گے۔ جو LHDC ایکٹ ہے اس کی دھارا 3 کی اپ دھارا 1 میں یہ لکھا ہے کہ لداخ کے اندر جتنے ضلع ہوں گے ہر ضلع کے اندر ایک LHDC کا گٹھن ہوگا۔ تو سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ یہ جو پراودھان ہے قانون کا اس کا انوپالن ہم کریں گے۔ کیندر سرکار نے ہر پہلو پر لداخ کے لوگوں کو ساتھ لے کر ان کی جو ان کے من میں ایک آکانکشا تھی اس کو پورن کرنے کے لیے جو قدم اٹھانے مناسب تھے وہ اٹھائے ہیں، اور اگلے کچھ ہفتوں مہینوں میں اس میں اور تیزی آئے گی، اور 2026 مجھے لگتا ہے کہ ایک واٹر شیڈ ایئر ہوگا لداخ کی ہسٹری۔ عالمی اقتصادی چیلنجوں کے باوجود بھارت کی برآمدات میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ رواں مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں ملک کی کل برآمدات بڑھ کر 232.73 ارب امریکی ڈالر ہو گئیں، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے 11.37% زیادہ ہیں۔ وزارت تجارت کے مطابق تجارتی اشیاء کی برآمدات میں 15.92% اور نان پیٹرولیم برآمدات میں 12.44% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جون کے مہینے میں جواہرات اور زیورات، انجینئرنگ کا سامان، کیمیکل، الیکٹرانک سامان اور چاول برآمدات میں نمو کے اہم شعبے تھے۔ یہ اعداد و شمار عالمی منڈی میں بھارتی مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مذاقت اور مضبوط مانگ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کامرس سیکریٹری راجیش اگروال کے مطابق جون 2026 میں مغربی ایشیائی ممالک کو بھارت کی برآمدات 7.29% بڑھا کر 5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں۔ امریکہ ایران تنازع کی وجہ سے مارچ میں برآمدات متاثر ہوئیں، لیکن اپریل اور مئی میں بہتری آئی۔ جون میں متحدہ عرب امارات کو برآمدات میں 3.57% اضافہ ہوا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات اور عمان سے درآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ اور بھارت کی سب سے بڑی عالمی ٹیکسٹائل نمائش بھارت ٹیکس 2026 آج نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو رہا ہے۔ 4 روزہ ایونٹ میں ٹیکسٹائل، فیشن، پائیداری، ٹیکنالوجی، اختراع، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت میں بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی قیادت کو دکھایا جائے گا۔ یہ تقریب مینوفیکچررز، برآمد کنندگان، عالمی خریداروں، سرمایہ کاروں، پالیسی سازوں، بین الاقوامی وفود، کاریگروں، اسٹارٹ اپس اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے والوں کو ایک ساتھ لائے گا۔ بھارت ٹیکس 2026 کے اس تیسرے ایڈیشن میں 7,000 سے زیادہ خریداروں، 1,30,000 تجارتی زائرین اور 20,000 سے زیادہ ٹیکسٹائل مصنوعات کی نمائش متوقع ہے۔ ایونٹ میں 14 ممالک کے بین الاقوامی نمائش کنندگان بھی شرکت کریں گے۔ اس میں 11 ریاستیں شرکت کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے F5 ویژن فارم ٹو فائبر ٹو فیکٹری ٹو فیشن ٹو فارن سے متاثر ہو کر بھارت ٹیکس 2026 ٹیکسٹائل ویلیو چین میں تجارت، سرمایہ کاری، اختراع، پالیسی ڈائیلاگ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیے ایک سرکردہ عالمی پلیٹ فارم کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ نئی دہلی میں واقع نیشنل کرافٹس میوزیم اینڈ ہینڈلوم اکیڈمی میں منعقدہ انڈی ہارٹ کا ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے دستکاروں اور بنکروں سے ملاقات کی اور ان کی تیار کردہ مصنوعات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران وزیر موصوف نے فنکاروں اور کاریگروں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے کام کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے ملک کی خوشحال دستکاری اور ہینڈلوم کی روایات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ایسے ایونٹس مقامی کاریگروں کو مارکیٹ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کے ثقافتی تنوع کو بھی پیش کرتے ہیں۔ 10 سے 19 جولائی تک چلنے والے اس انڈی ہارٹ میں ملک کی مختلف ریاستوں کے روایتی ہینڈلوم، دستکاری کی اشیاء، ملبوسات اور فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ ایونٹ بھارت ٹیکس 2026 کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور ایک اہم خبر، 2020 میں دلی میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات سے متعلق کیس میں 5 لوگوں کو سزا ہوگی۔ دلی میں سال 2020 فسادات کیس میں آئی وی آفیسر انکت شرما کے قتل کیس میں کلکاڈوما کورٹ نے اہم فیصلہ سنایا ہے۔
अदालत के फैसले के मुताबिक MCD के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन समेत जावेद, नाजिम, कासिम और अनस को सजा होगी। ज्वाइंट CP क्राइम सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली में 2020 में जो फिसादात हुए थे उसमें IB ऑफिसर अंकित शर्मा का कत्ल हुआ था। इस केस की जांच क्राइम ब्रांच ने की थी और इसमें हमने ताहिर हुसैन जो उस वक्त आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे उनको गिरफ्तार किया था और उनके 10 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था। आज कोर्ट ने ताहिर हुसैन, जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को कत्ल के मामले में कसूरवार पाया। करकरडूमा में ASJ कोर्ट ने अंकित शर्मा जो कि IB के एम्प्लॉय थे उनके मर्डर केस में 5 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153, 147, 48, 49 IPC और 365 और 302 में सजा सुनाई गई है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो केस की थी वो क्राइम ब्रांच ने करी थी और ये बड़ा हाईलाइटेड केस था और नॉर्थ ईस्ट राइट्स के केसेस में से वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड केस था, जो कि काफी वाइडली रिपोर्ट भी हुआ था। इसमें काफी थोरो इन्वेस्टिगेशन करी गई क्राइम ब्रांच द्वारा, जिसके कारण सेंटेंसिंग हो पाई है। नाजरीन, दुनिया को अपनी आंखों से देखना हमारे लिए एक आम सी बात लगती है, लेकिन जो बच्चे नाबीना हैं या जिनकी बिनाई कम है उनके लिए हर कदम एक चुनौती है। चंडीगढ़ में एक ऐसी तंजीम है जिसने इन चैलेंजों को हिम्मत में बदल दिया है। पेश है हमारे साथी शमीम अख्तर की खुसूसी रिपोर्ट। ये बच्चे लाठियों की मदद से सड़क पार करते हैं, हर कदम के साथ चौकन्ना होते हैं, आगे बढ़ते ही हर आवाज को पहचानते हैं, चाहे मुकम्मल तौर पर नाबीना हो या जुज़वी तौर पर। इनके लिए हर दिन एक नया चैलेंज है, लेकिन जब माशरा एक साथ खड़ा हो जाता है तो चुनौती भी कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है। हुकूमत और माशरे के ताउन से तकरीबन पिछली 5 दहाइयों से इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, जो सोसाइटी फॉर द केयर ऑफ द ब्लाइंड चंडीगढ़ के ज़ेरे इत्माम चलाया जा रहा है, ऐसे बच्चों के लिए उम्मीदें पैदा कर रहा है। इस वक्त यहाँ 150 से ज्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल भी दस्तयाब हैं। वी आर हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। साथ साथ आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे पास 2 हॉस्टल्स हैं, लड़कों के लिए और अहम लड़कियों के लिए। सरकार से तो बहुत ही मदद है। ये इदारा सिर्फ माहिरीन तालीम तक ही महदूद नहीं है, ये बच्चों को खुद एतमादी, एहतराम और खुद इन्हिसारी भी सिखाता है। यही वजह है कि यहाँ के तलबा ने कौमी और रियासती सतह के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। पहली पैरा नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में कांसे का तमगा जीतना हो या रियासती सतह के आर्ट फेस्टिवल में शानदार कारकर्दगी, इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि टैलेंट का इन्हिसार आंखों पर नहीं बल्कि हिम्मत पर होता है। टेक्नोलॉजी में मैं ब्लाइंड लोगों के लिए और बाकी पर्सन मतलब लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ समाज के लिए, इसलिए। और वैसे भी टेक्नोलॉजी में मेरा मतलब इंटरेस्ट है, इसलिए टेक्नोलॉजी की लाइन में जाना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी भी इन बच्चों के लिए एक नया साथी बन रही है। इंस्टीट्यूट के तलबा को स्मार्ट विजन क्लासेस फराहम किए गए हैं, जो उन्हें पढ़ने में अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने के बारे में तफसीलात फराहम करते हैं। इमारत के इर्द गिर्द उनकी रहनुमाई करने और सिक्योरिटी अलर्ट फराहम करने में भी उनकी मदद करते हैं। आपने लाइट ब्लू शर्ट और डार्क पैंट पहनी है और इधर ग्रे डोर बता रहा है, इधर बैकग्राउंड में है। ये मतलब पूरा डिस्क्राइब करता है कि हमारे आसपास क्या है। मौसीकी की मधुर धुनें इन बच्चों के एतमाद और टैलेंट को नए पंख देती हैं। हर नोट उनकी जद्दोजहद और हर कामयाबी की गवाही देता है और ये पैगाम देता है कि मजबूत इरादे के लिए कोई भी चैलेंज बहुत बड़ा नहीं होता। इन मासूम चेहरों की आंखें शायद दुनिया को देख नहीं पाती, लेकिन इनके सपनों की कोई सीमा नहीं है।
इनमें कोई शिक्षक बनना चाहता है तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोई अधिकारी बनकर समाज को नई राह दिखाना चाहता है। पंजाब के चंडीगढ़ में स्थित ये स्कूल बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाता बल्कि उन्हें भरोसा देता है कि जिंदगी किसी एक कमी से छोटी नहीं रह जाती। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज, चंडीगढ़, पंजाब। नाजरीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोजनामा इनकलाब से, और ये राम मंदिर में चंदा चोरी से मुतालिक है। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज, यूपी हुकूमत और ट्रस्ट से जवाब तलब किया है। इसके बाद की अगली सुर्खी लेंगे। इनकलाब की अगली सुर्खी, किसी को गैर मुल्की करार देने में मुंसिफाना और माकूल तरीक़ाकार ज़रूरी, अदालत उस्मा ने ये बयान जारी किया है। और इसके बाद की अगली सुर्खी, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरगर्मी तेज हो गई है। पार्लिमानी कमेटी लखनऊ इस सिलसिले में पहुंची है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान अमेरिकी तिजारती मुआहदे के मुलतवी होने की खबरों को सरासर खारिज किया है। सहाफत की ये सुर्खी। और इसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो दिल्ली में खवातीन से मुतालिक है। दिल्ली लक्ष्मी योजना लाखों जरूरतमंद खवातीन को माली मदद फराहम करेगी। वजीर आला रेखा गुप्ता, हर माह मिलेंगे 2500 रुपए। और 3 तारीखी मसाजिद के तनाज़े पर बाहिमी रजामंदी की तजवीज़ नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जामा मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद के मुकदमात को बाहिमी रजामंदी से हल करने के मकसद से खुसूसी लोक अदालत में भेजा। मुस्लिम और हिंदू फरीक दोनों ने ही लोक अदालत में इन मामलों को हल करने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया। उर्दू अखबारात के जायजे के बाद आइए रुख करते आलमी खबरों का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज में ईरानी शिपिंग पर दोबारा से नाकाबंदी करने की वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि स्ट्रैटेजिक आबी गुजरगाह खुली रहे, लेकिन उसके लिए फीस भी वसूल करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में तेहरान को आबराए हुर्मुज का मुहाफिज करार दिया है। उन्होंने लिखा है कि तेहरान इस स्ट्रेट का मुहाफिज है और हमेशा ही रहेगा। इस दौरान यूएई ने मंगल को दावा किया है कि ईरान ने आबराए हुर्मुज में 2 जहाजों पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में टैंकर पर सवार एक भारतीय मल्लाह की भी मौत हुई है, जबकि 8 लोग जख्मी हुए हैं। यूएई की वजारत दिफा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अम्मानी समुद्री हुदूद के अंदर आबराए हुर्मुज के जनूबी शिपिंग लेन से गुजरते वक्त कौमी टैंकर मोम्बासा और आल्बे को 2 ईरानी क्रूज मिसाइलों ने निशाना बनाया। 8 जख्मियों में से 4 की हालत नाजुक है। हमलों की वजह से दोनों टैंकरों में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। यूएई की वजारत दिफा ने ईरान के इस हमले की सख्त मजम्मत की है और इसे बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। रुख करते हैं खेल के मैदान का। बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात 2 यूरोपीय बड़ी टीमों फ्रांस और स्पेन के दरमियान फाइनल में जगह बनाने के लिए एक जबरदस्त और दिलचस्प मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले की जीतने वाली टीम रास्त तौर पर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को तीसरी पोजीशन के प्ले ऑफ मैच पर इक्तफा करना होगा। स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी बेहतरीन दिफा, तेज पासिंग और गेंद पर शानदार कंट्रोल से मुखालिफ टीमों को परेशान किया है। बेल्जियम के खिलाफ आखिरी लम्हात में मिलने वाली जीत ने टीम का हौसला और भी बढ़ा दिया है। दूसरी जानिब फ्रांस ने मराकश को हराकर मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांसीसी टीम के पास तजुर्बेकार और स्टार खिलाड़ियों की भरपूर ताकत है। उनके कप्तान क्लेवन एम्बापे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का ही नहीं है, बल्कि फुटबॉल खेलने के 2 अलग अलग अंदाज का टकराव भी है। स्पेन गेंद पर अपना कब्जा जमा कर खेल की रफ्तार को अपने काबू में रखना चाहेगा, जबकि फ्रांस अपनी फौरी जवाबी हमले और बेहतरीन फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की पूरी कोशिश करेगा। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।